जानकारी हासिल करें। आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबको वार्षिक परीक्षा में 5 अंक के लिए पत्र लेखन पूछा जाएगा, यानी कि पत्र पूछा जाएगा। पिताजी के नाम पत्र हो या छुट्टी पत्र। इसीलिए आज की कक्षा में आप सब ध्यान से देखिए कि किस तरह पत्र को लिखा जाता है। छुट्टी पत्र तो आपके लिए बहुत ही मुख्य है। सभी वार्षिक परीक्षा में छुट्टी पत्र हमेशा पूछते हैं, इसीलिए आप छुट्टी पत्र यानी कि छुट्टी पत्र हो या पिताजी के नाम पत्र हो, उनमें आने वाले सोपानों को यानी कि अंगों को ठीक तरीके से सीख लीजिए। तो पत्रों के बारे में यानी कि पत्र लेखन के बारे में जानने से पहले अब तो समाज में यानी कि आधुनिक युग में विचारों को विनिमय करने और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के बहुत से साधन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उनमें मोबाइल आज मनुष्य के जीवन में इतना प्रभाव पड़ रहा है कि मोबाइल के बिना कोई भी काम नहीं कर पाते। इतना प्रभाव हमारे जीवन में मोबाइल कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। लोग अपने विचारों को, अपने संबंधियों तक, अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक ही साधन का इस्तेमाल करते थे, वो था पत्र। मैंने आप लोगों को यहाँ पर पत्र के बारे में इतना कुछ बताया, तो आप बताइए पत्र लेखन क्या होता है, यानी कि पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है। हाँ, अपने विचारों को व्यक्त करना। और कोई? हाँ, अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम ही पत्र है। अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान यानी कि विचार विनिमय करने वाला एक सशक्त साधन ही पत्र लेखन कहलाता है। तो बच्चों, पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है? अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम ही पत्र लेखन है। तो बच्चों, पत्र लेखन का क्या है? अपने भावनाओं और विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम ही पत्र लेखन है। अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने संदेशों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना यानी कि विचार विनिमय करने का एक सशक्त माध्यम ही पत्र लेखन कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले अपने संबंधियों तक विचार पहुंचाने के लिए एक ही माध्यम का इस्तेमाल करते थे, वो था पत्र। तो पत्र
पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ पर हम पत्र में दो प्रकारों को देखते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। बच्चों, पत्र लेखन में हम कितने प्रकारों को देखते हैं? दो प्रकारों को देखते हैं। एक है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो पत्र लेखन के प्रकार, पत्र लेखन के दो प्रकार हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। यहाँ पर हम लोग पत्र लेखन में दो भेद यानी कि दो प्रकार देखते हैं। उनमें से पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में कार्यालय अथवा व्यावसायिक पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र में कार्यालय अथवा व्यावसायिक पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्र का अर्थ क्या होता है? कार्यालयीय अथवा व्यवसायिक पत्र को व्यावसायिक पत्र को क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र होता है व्यक्तिगत रूप से लिखे जाने वाले पत्रों को, और अनौपचारिक पत्र कहते हैं व्यक्तिगत पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र कहते हैं। देखिए, पत्र लेखन में हम दो प्रकारों को देखते हैं, औपचारिक पत्र यानी कि कार्यालयीय अथवा व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्र में कार्यालयीय अथवा व्यावसायिक पत्र को देखते हैं। ऐसे ही अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इनके व्यक्तिगत रूप से, वैयक्तिक रूप से लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो कार्यालयीय अथवा व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं? यानी कि यहाँ पर कार्यालयीय जैसे अध्यापक, प्रधानाध्यापक, ऐसे पत्रों को, जो भी हम पत्र लिखते हैं ऐसे पत्रों को हम कार्यालयीय यानी कि औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र में माता, पिता, भाई, बहन, मित्र आदि को लिखने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो कार्यालयीय यानी कि व्यावसायिक पत्र किसे लिखते हैं? प्रधानाध्यापक या अध्यापक और कोई भी कार्यालय से संबंधित लिखे जाने वाले पत्रों को कार्यालय यानी कि औपचारिक पत्र कहते हैं।
अनौपचारिक पत्र होता है माता पिता ने तो ऐसे यानी कि अपने माता पिता को, अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को, इनसे संबंधित लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो बच्चों, पत्र का यानी कि पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है? अपने भावों, विचारों, संदेशों को यानी कि संदेशों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम ही पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन में कितने भेद होते हैं? हाँ, पत्र लेखन में 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कार्यालयी व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। यहाँ पर अध्यापक, प्रधानाध्यापक और कार्यालय से संबंधित पत्रों को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र है व्यक्तिगत रूप से, वैयक्तिक रूप से लिखे जाने वाले, यानी कि अपने सगे संबंधियों से, माता पिता हो सकते हैं, माँ बाप, बहन, भाई, मित्र, ऐसे लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पत्र के बारे में इतना कुछ जाना। यहाँ पत्र लेखन के अंग में यानी कि किस तरह पत्र लेखन को लिखा जाता है। पत्र लेखन लिखते समय हमें किन किन अंशों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पत्र लेखन के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे, तो हर एक अंक के लिए यहाँ पर अंकों का बंटवारा किया जाता है। इसीलिए इस पत्र लेखन को लिखते समय हमें अपनाने वाले बहुत से ऐसे अंश होते हैं। इन अंशों का ध्यान रखते हुए हमें पत्र लेखन लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको पहले छुट्टी पत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। छुट्टी पत्र लिखते समय हमें किन अंशों के बारे में ध्यान देना चाहिए, किन किन अंशों को हमें यहाँ पर अपनाना चाहिए, इन सभी के बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो छुट्टी पत्र पत्र लेखन के किस प्रकार में आता है? हम यहाँ पर छुट्टी पत्र यानी कि हम अपने अध्यापक यानी कि कक्षा अध्यापक हो सकते हैं यानी और प्रधान अध्यापक हो सकते हैं, इन दोनों को छुट्टी की प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिखना है। तो उस पत्र को लिखते समय हमें किन किन अंशों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में पहले देखेंगे और किस तरह छुट्टी पत्र को लिखा जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर छुट्टी पत्र लिखते समय हमें इन 5 अंशों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर पहला है प्रेषक और दिनांक। प्रेषक का पता और दिनांक। दूसरा अंश है पत्र पाने वाले का पता। पत्र पाने वाले का पता। तीसरा अंश है संबोधन। चौथा अंश है विषय विस्तार। पांचवा अंश है समाप्ति। देखिए, छुट्टी पत्र लिखते समय हमें ध्यान देने वाले प्रमुख 5 अंश हैं प्रेषक का पता और दिनांक, पत्र पाने वाले का पता, संबोधन, विषय विस्तार, समाप्ति। यहाँ पर प्रेषक शब्द का अर्थ है जो छुट्टी पत्र लिख रहा है। अंग्रेजी में हम फ्रॉम कहते हैं, फ्रॉम एड्रेस। जो छुट्टी की प्रार्थना कर रहा है, छुट्टी
रहा है उसे प्रेषक कहते हैं। यहाँ पर प्रेषक का नाम लिखना है यानी कि पता लिखना है और दिनांक लिखना है। अगला भाग है पत्र पाने वाले का पता, यानी कि आपकी स्कूल के कक्षा अध्यापक को या प्रधान अध्यापक इनका पता लिखना है। और संबोधन, हम यहाँ पर गौरवपूर्वक किस तरह हम शिक्षक को संबोधित कर रहे हैं। विषय विस्तार, यानी कि किस विषय से किस कारण के लिए हम यहाँ पर छुट्टी मांग रहे हैं, यानी कारण समेत लिखने वाले विषय को विषय विस्तार कहते हैं। और समाप्ति, समाप्ति यानी कि धन्यवाद सहित आपकी आज्ञा कर छात्र छात्रा ऐसे संबोधित करने वाले को हम समाप्ति कहते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर छुट्टी पत्र के प्रमुख अंशों को देखा। यहाँ पर प्रेषक का अर्थ क्या होता है, जो पत्र लिख रहा है, जो छुट्टी मांग रहा है वह प्रेषक कहलाता है। और पत्र पाने वाले यानी कि सेवा में किसे कह रहे हैं, कक्षाध्यापक को, प्रधानाध्यापक, इन दोनों को सेवा में यानी कि पता, पत्र पाने वाले का पता। संबोधित, हम अपने कक्षाध्यापक को यानी कि प्रधान अध्यापक को किस तरह गौरवपूर्वक संबोधित कर रहे हैं, यह संबोधित कहलाता है। और विषय विस्तार में किस कारण से यहाँ पर छुट्टी मांग रहा है, इस विषय में यहाँ पर लिख। तो आइए हम लोग अब यहाँ पर देखा कि छुट्टी पत्र में कितने अंशों को ध्यान में रखना चाहिए। 5 अंशों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? हाँ, प्रेषक का पता और दिनांक। दूसरा अंश कौन सा है? पता पाने वाले यानी कि पत्र पाने वाले का यानी सेवा में। तीसरा अंश कौन सा है? संबोधन। संबोधन का अर्थ क्या है? हाँ, गौरवपूर्वक जो भी शब्दों का हम वहां पर संबोधित करते हैं संबोधन कहलाता है। चौथा अंश कौन सा है? विषय विस्तार। विषय विस्तार में हम क्या लिखते हैं? हाँ, विषय विस्तार में हम यहाँ पर किस कारण से हम छुट्टी मांग रहे हैं, इससे संबंधित वहां पर कारण देते हुए लिखते हैं, उसी को हम विषय विस्तार कहते हैं। अंत में आता है समाप्ति। अंत में क्या आता है? समाप्ति। तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक आपको इन अंशों को यानी कि इन अंशों का इस्तेमाल करते हुए एक पत्र लिखूंगी। पहले क्या लिखना है हमें? प्रेषक। प्रेषक यानी कि किसका पता लिखना है? हाँ, कोई एक का नाम बताए, कोई एक। सचिन, लड़का हो सचिन, यानी लड़की हो तो कोई नाम और लिख सकते हैं, सुधा। अब हम किसे पत्र लिख रहे हैं? अपने प्रधान अध्यापक को ही ले लीजिए। तो यहाँ पर सचिन के नीचे कितनी कक्षा लिखना है, कितनी कक्षा में पढ़ रहा है? आप 10वीं कक्षा लिख लीजिए। 10वीं कक्षा अक्षर में भी लिख सकते हैं। हाँ, तो सचिन या सुधा कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 10वीं कक्षा। तो 10वीं कक्षा लिखे हैं तो हमें स्कूल का नाम भी लिखना है ना। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर सरकारी हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल देखिए। सुधा हर जगह कामा डालना है हमें। कहाँ पर है? सरकारी हाई स्कूल, राजाजी नगर, बेंगलुरु। राजाजी नगर, बेंगलुरु। 5600110। तो यहाँ पर दिनांक लिखना है। यहाँ पर
ठीक, दिनांक कितना दिनांक आज, हाँ हमने यहाँ पर छुट्टी पत्र के पहले अंश को पूर्ण किया। पहला अंश क्या है? प्रेषक का पता और दिनांक। प्रेषक यानी कि सचिन, उसका पता सचिन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, सरकारी हाई स्कूल राजाजी नगर बेंगलुरु, और दिनांक भी लिख लिया। यहाँ पर हम छुट्टी पत्र के पहले अंश को अपनाएं। अब दूसरा अंश क्या है? हाँ, किसका पता लिखना है हमें यहाँ पर? जो पत्र को पा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रधान अध्यापक का नाम लिखना है? नहीं, यहाँ पर प्रेषक सेवा में, प्रेषक के बाद आता है सेवा में। तो यहाँ पर प्रधान अध्यापक यहाँ पर प्रधानाध्यापक के नाम, यहाँ आपको एक प्रश्न देंगे, कोई कारण बताते हुए अपने प्रधान अध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें प्रधान अध्यापक का नाम नहीं लिखना है, प्रधान अध्यापक जी। तो कौन सी स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं? जहां पर सचिन पढ़ रहा है उसी स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं। तो यहाँ पर सेवा में यानी कि प्रधान अध्यापक का पता भी यही होता है। हमें यहाँ पर 10वीं कक्षा में लिखना है प्रधान अध्यापक के नीचे सरकारी हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल कहाँ पर है? राजाजी नगर बेंगलुरु। 5600110। देखिए हमने छुट्टी पत्र के दूसरे अंश को भी देखा। पहला अंश है प्रेषक और उसका पता दिनांक। प्रेषक यानी कि छुट्टी जो मांग रहा है, अंग्रेजी में फ्रॉम एड्रेस। यहाँ पर सचिन अपने प्रधान अध्यापक से छुट्टी मांग रहा है, तो यहाँ पर प्रेषक का पता होता है सचिन यानी कि सुधा। सचिन कितनी कक्षा में, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? 10वीं कक्षा में। कौन से स्कूल में? सरकारी हाई स्कूल राजाजी नगर बेंगलुरु, यहाँ पर पढ़ रहा है। तो छुट्टी पत्र के दूसरे अंश में यानी कि सेवा में जो पत्र पा रहा है, टू एड्रेस, टू किसे लिख रहा है? प्रधान। तो प्रधान अध्यापक कौन से स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं? जहां पर सचिन पढ़ रहा है उसी स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं। तो हमें यहाँ पर सचिन के स्कूल का नाम भी लिखना है, सरकारी हाई स्कूल। तो सरकारी हाई स्कूल कहाँ पर है? राजाजी नगर बेंगलुरु। हम लोगों ने छुट्टी पत्र के दोनों अंशों को देखा। अब तीसरा अंग है संबोधन। तो यहाँ पर सचिन अपने प्रधान अध्यापक को क्या कहते हुए संबोधित कर रहा है? यहाँ पर आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय। सचिन अपने प्रधानाध्यापक को आदरणीय महोदय के नाम से संबोधित कर रहा है। आगे है विषय विस्तार। यहाँ पर विषय हाँ, किस कारण से वह छुट्टी मांग रहा है? 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना है, यानी कि 2 दिन 3 दिन, 2 दिन
की छुट्टी प्रार्थना, छुट्टी की प्रार्थना हेतु। यहाँ पर सचिन अपने प्रधान अध्यापक से कितने दिनों की छुट्टी मांग रहा है? 2 दिनों की छुट्टी मांग रहा है। तो उसे 2 दिन की छुट्टी किस लिए चाहिए? किस कारण से सचिन 2 दिन की छुट्टी मांग रहा है? तो उसे यहाँ पर कारण लिखना है, उसे ही हम विषय विस्तार करते हैं। किस कारण से सचिन 2 दिन की छुट्टी मांग रहा है? तो यहाँ पर कोई भी विषय लिख सकते हैं। आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपको कहीं जाना हो, या आपके भाई की या बहन की शादी में भाग लेना हो, आप कोई भी कारण बता सकते हैं। कोई भी कारण बताते हुए आपको अपने प्रधान अध्यापक से 2 दिन की छुट्टी मांगना है। तो यहाँ पर सचिन देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में, उपयुक्त विषय, उपयुक्त विषय के संबंध में, संबंध से आपसे निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसीलिए मैं इन 2 दिन पाठशाला नहीं आ सकता। अतः आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपका धन्यवाद सर। आपका आज्ञाकारी
छात्र यानी छात्रा सचिव। अभिभावक के हस्ताक्षर। तो देखिए यहाँ पर छुट्टी पत्र के 5 अंशों में से पहला प्रश्न है प्रेषक, दूसरा होता है सेवा में टू एड्रेस, सॉरी फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस। यहाँ पर संबोधित आदरणीय महोदय। विषय 2 दिन की छुट्टी की प्रार्थना है। 2 दिन की छुट्टी के विषय से संबंधित। यहाँ पर उपयुक्त विषय के संबंध से आपसे निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर ने 2 दिन की आराम करने की सलाह दी है, इसीलिए मैं इन 2 दिन पाठशाला नहीं आ सकता। अतः आपसे निवेदन करता हूँ कि इन 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। यह विषय विस्तार है। तो समाप्ति है। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र एवं छात्रा अभिभावक के हस्ताक्षर के अपने माता पिता के हस्ताक्षर। इन 5 अंशों से हम छुट्टी पत्र लिखते हैं। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर 5 अंश भी पता चल गया है। पहला अंश प्रेषक, दूसरा अंश सेवा में, तीसरा संबोधित, चौथा विषय विस्तार, अंत में आता है समाप्ति। इन 5 अंशों को आप ध्यान में रखते हुए छुट्टी पत्र लिखेंगे तो 5 अंक आपके होंगे। तो आप इन 5 अंशों को ध्यान में रखिए। इन 5 अंशों को ध्यान में रखते हुए आपको छुट्टी पत्र लिखना है। तो बच्चों देखिए आप लोगों ने इन छुट्टी पत्र के 5 अंशों को देखा है ना? हाँ, ध्यान से देखिए। इन 5 अंशों को हमें ध्यान में रखना है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है? अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम ही पत्र लेखन कहलाता है। पत्र लेखन में कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हमें कार्यालयीय अथवा व्यावसायिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। कार्यालय पत्र में अध्यापक, प्रधानाध्यापक और कार्यालय से संबंधित पत्रों को लिखते हैं। औपचारिक यानी कि अनौपचारिक पत्र में माता पिता, भाई बहन, मित्र, इन सभी को लिखने वाले पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। छुट्टी पत्र लिखने में हमें 5 अंशों को ध्यान रखना चाहिए। पहला अंश है प्रेषक का पता और दिनांक, पत्र पाने वाले का पता, संबोधन, विषय विस्तार और समाप्ति। मैंने यहाँ पर आपको छुट्टी पत्र के किस तरह छुट्टी पत्र को लिखते हैं इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। इसी तरह हमें छुट्टी पत्र लिखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर छुट्टी पत्र लिखने के अंशों को देखा। तो अब हम यहाँ पर पारिवारिक पत्र लिखते समय किन अंशों को यानी कि इन 5 अंशों को यहाँ पर देखना है, इसके बारे में देखते हैं। पारिवारिक पत्र में पांच अंशों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला है प्रेषक का पता, और दिनांक, अगला है संबोधन, और अभिवादन,
तीसरा अंश है विषय विस्तार। चौथा है समाप्ति। अंत का अंश होता है पत्र पाने वाले का पता। यहाँ पर पारिवारिक पत्र के अंग हैं प्रेषक का पता और दिनांक, संबोधन और अभिवादन, विषय विस्तार, समाप्ति, पत्र पाने वाले का पता। यह सब अंश पारिवारिक पत्र में आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर पत्र लेखन के बहुत से अंशों को जाना। पत्र लेखन में हम लोग यहाँ पर किस तरह पत्र लेखन लिखते हैं, पत्र लेखन के प्रकार और पत्र लेखन लिखते समय किन अंशों को ध्यान में रखना चाहिए, यह सब हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान से देखा। विशेष रूप से छुट्टी पत्र, इस छुट्टी पत्र में आने वाले 5 अंशों को किस तरह इस्तेमाल करते हुए पत्र को लिखना है, यानी कि छुट्टी पत्र लिखना है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। अगली कक्षा में हम पारिवारिक पत्र के अंशों को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि अंशों को ध्यान में रखते हुए किस तरह हमें पारिवारिक पत्र लिखना है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको एक गृह कार्य दूंगी, आप लोग इस गृह कार्य को घर पर लिखकर लाइए। आप लिख लीजिए कि कोई कारण बताते हुए, कोई कारण बताते हुए 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने कक्षा अध्यापक को छुट्टी पत्र लिखिए। कोई कारण बताते हुए 2 दिन की छुट्टी मांगते अपने कक्षा अध्यापक के नाम छुट्टी पत्र। ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಜೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು, ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಹಾಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರ. ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ. ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಲೇಖನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಲೇಖನ. ಇಲ್ಲಿ छुट्टी पत्र ಮತ್ತೆ पिताजी के नाम पत्र ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಜೆ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರಜೆಯ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು.
ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಷಕ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಇಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೇಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂದ ಪತ್ರ ಪಾನೆ ವಾಲೆ ಕಾ ಪತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವಾಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ್ರೆ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಅಂಶ ಸಂಬೋಧನೆ. ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ರಜೆಯನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾರಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದೇ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸೇವಾಮೆ. 2 ಯಾರಿಗೆ? ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಶಾಲೆ ಹೆಸರಾಗದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಸಚಿನ್ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಂಬೋಧನೆ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾನ್ಯರೇ. 2 दिन की छुट्टी की प्रार्थना. 2 ದಿನದ ರಜೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೋರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಪಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ವೈದ್ಯರು 2 ದಿನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ ಕಾರಣ ತಾವುಗಳು ಆಪ್ಸೆ ನಿವೇದನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಈ 2 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು 4ನೇ ಹಂತ. ಸಮಾಪ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಸಹಿ. ಇದಿಷ್ಟು छुट्टी पत्र रजे अर्जिಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು. बच्चों आपको यहाँ पर छुट्टी पत्र के सभी अंशों के बारे में जानकारी हासिल हो चुकी है. आप जो भी मैंने गृह कार्य दिया है उस कार्य को कोई कारण बताते हुए कोई भी कारण बता सकते हैं. आप कोई भी कारण बताते हुए 2 दिन की छुट्टी किसके नाम लिखना है? अपने कक्षा अध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखना है. अगली कक्षा में हम और भी जानकारी हासिल